नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इमोशनल इलनेस के ऊपर। ये इमोशनल इलनेस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये क्यों होता है, इसके रेमेडी क्या है। और ये इमोशनल इलनेस किसी भी हो सकता है। एक 14 साल के बच्चे से लेकर एक 75 साल के बुजुर्ग व्यक्ति तक ये इमोशनल इलनेस हो सकता है। पर उसे अगर हमने उस पर समझ लिया गहराई से तो उस पर हम लोग काम कर सकते हैं, उससे हम व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। देखिए, 3 प्रकार के इलनेस होते हैं। एक होता है फिजिकल इलनेस, आपको कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, ब्लड प्रेशर शिकायत है, कोलेस्ट्रॉल है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, आंखों में दर्द है, दांत में दर्द है। आप इन सब समस्याओं को लेकर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका डायग्नोसिस करता है मशीन पर, और उसके दौरान वो आपको मेडिकेशन देता है और आप ठीक हो जाते हैं। आपको अगर टेम्परेचर है तो आपको थर्मामीटर से चेक किया जाता है आपका टेम्परेचर कितना है, और उसके हिसाब से आपको दवा दी जाती है। आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, अगर आपको बीपी की शिकायत है, हाई बीपी है, लो बीपी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है आपका। बिल्कुल उसी प्रकार जब किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, मेंटल इलनेस, तो उसमें भी डायग्नोसिस किया जाता है क्वेश्चन आंसर के रूप में। मेंटल इलनेस कैसे हो जाते हैं? अल्जाइमर डिमेंशिया की शिकायत, आपको मेमोरी लॉस हो रहा है, कोई चीज़ याद नहीं रहता है, नाम याद नहीं रहता है, एड्रेस याद नहीं रहता है, आपको अपना घर कहाँ पे वो याद नहीं है, तो वो मेंटल इलनेस में आ गया। आप किसी भी चीज़ को बारंबार कर रहे हैं, ओसीडी कर रहे हैं, ओसीडी जिसे मेंटल इलनेस में गिना जाता है। जब डॉक्टर ऐसे पेशेंट से बात करता है तो प्रश्न उत्तर के दौरान वो उसकी मानसिक स्थिति को जांच लेता है और उस प्रकार उसे दवा दी जाती है ताकि वो मेंटल इलनेस से बाहर आ सके। आज हम जो तीसरी बात जो करने जा रहे हैं, इमोशनल इलनेस, इसका अभी तक कोई भी मशीन नहीं हुआ जो डायग्नोसिस कर सके। अभी तक इस पर कोई भी दवा नहीं बनी है जो ऐसे दे सके। एलोपैथी, होम्योपैथी, मेडिसिन, यूनानी, कहीं भी नहीं। इमोशनल इलनेस की आज हम बात करेंगे। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके रेमेडी क्या है, इस पर पूरा विस्तार इस पूरे वीडियो में दिया गया है। देखिए, इमोशनल इलनेस में क्या होता है, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी, गिल्ट, ये सब इसमें आते हैं, इमोशनल इलनेस में आता है। क्या कैसे कोई मशीन बनाए जिसके ऊपर आप हाथ रखें और व्यक्ति बता सके इसका एंगर लेवल कितना है, इसके अंदर फियर फैक्टर कितना है, इसके अंदर एंग्जाइटी कितना है, ये सुसाइड कब करेगा, या इसके अंदर सुसाइडल थॉट्स चल रहे हैं क्या। मतलब ऐसा कोई डायग्नोसिस है नहीं, ऐसा कोई मशीन बना नहीं है, अभी तक तो नहीं बना है। जब जिस चीज़ का डायग्नोसिस ही नहीं कर पाएगा सामने वाले व्यक्ति, तो उसकी दवा क्या देगा। पर जो व्यक्ति उस स्टेज से गुजर रहा होता है उसे तकलीफ होती है, कहीं ना कहीं उसे समझ में आता है कि मैं बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ, तो वो गुस्से के रूप में निकालता है एंगर, उससे अनसर्टेनिटी रहती है, फियर, भविष्य को लेकर इनसिक्योरिटी रहती है, पास्ट की घटनाओं को लेकर उसके अंदर मन में गिल्ट रहता है, उसके अंदर एक क्रोध की भावना छुपी रहती है, वो कभी कभी एकांत प्रीफर करता है, डिप्रेशन जिसे आप कहते हैं, एंग्जाइटी रहता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये सब इमोशनल इलनेस में आते हैं। इमोशनल इलनेस एक प्रकार का मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसे टैकल करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान में अगर लिया जाए तो 6 करोड़ से ज़्यादा लोग मेंटल इलनेस के द्वारा गुजर रहे हैं। मैं उसे इमोशनल इलनेस ही कहूँगा। एज पर द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हर 1 लाख व्यक्ति के पीछे 3 डॉक्टर होने चाहिए, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, उनको ठीक करने के लिए। भारत में केवल 0.75% ही साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं 1 लाख व्यक्ति के बीच में ट्रीटमेंट के लिए। जितनी दुर्घटना सड़क पे नहीं होती है, उससे ज़्यादा दुर्घटना सुसाइड से होता है। पूरे साल भर में सड़क पे दुर्घटनाएं सर्वे के अनुसार 1,80,000 होता है, 1.8 लाख। सुसाइड होता है 2,60,000, 2.6 लाख। हर एक घंटे में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है सुसाइड के द्वारा। क्या ये अलार्मिंग रेट नहीं है? क्या हमें इसके ऊपर क्या काम करना चाहिए? क्या हम इसे बचाव कैसे कर सकते हैं? और यही इमोशनल इलनेस जड़ होता है फिजिकल इलनेस का। यही इमोशनल इलनेस आपके मेंटल इलनेस का जड़ होता है। अरे मैंने जैसे पहले कहा, 14 साल के बच्चे से लेकर ये 75 साल से वृद्ध तक ये व्यक्ति किसी को भी हो सकता है, और हर व्यक्ति इमोशनल इलनेस से गुजरता ही है किसी न किसी फेज़ में। हर 4 आदमी में से एक व्यक्ति को ये इमोशनल इलनेस होता ही है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसे कैसे परखें कि हम इमोशनल इलनेस से गुजर रहे हैं।
सबसे पहला चीज़ आती है ओवर ईटिंग। किसी भी समय पे आप खाना खा रहे हो, आपको भूख नहीं है, फिर भी आप खाना खा रहे हो। आप देखिए रात को लोग 2 बजे भी कॉफ़ी पीते हैं, 12:30 बजे भी कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, रात के 12:30 बजे। खाना खा चुके हैं फिर भी आप गुलाब जामुन खा रहे हैं, फिर भी आप मिठाई खा रहे हैं। खाना खाकर उठे नहीं, फिर भी आपका मुंह कहीं ना कहीं चालू है। ओवर ईटिंग की हैबिट, यू आर गोइंग थ्रू द इमोशनल इलनेस। आपका कंट्रोल ही नहीं है। आपको पहले से पता आपको एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, उसके बावजूद भी आप ओवर ईटिंग करते हैं। उसमें स्मोकिंग भी आता है, उसमें अल्कोहल भी आता है। क्या आपको पता है कि मुझे एक इंटेक से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, फिर भी आप उसे क्रॉस कर रहे हैं। इमोशनल इलनेस। सेकंड आता है प्रोकास्टिनेशन। जो काम आज करना चाहिए, अभी करना चाहिए, वो आज और अभी ना करते आप कल के लिए टाल देते हैं, और कल के दिन आप फिर परसों के लिए टाल देते हैं। वो फाइल उसी टेबल पे रह जाता है, वो काम उसी स्थान पे रह जाता है। कई बार आप घर में बैठे हैं फिर भी किसी और से कहते हैं पंखा चालू कर दो, टीवी चालू कर दो, रिमोट मुझे ला के दो। हालांकि मुश्किल से वो 6 फीट के डिस्टेंस पे भी नहीं वो चीज़, पर आपको उठने की इच्छा नहीं होती है। जो काम आप बाज़ार में जाके आज कर सकते हैं, छुट्टी का दिन रहता है फिर भी आप घर के बाहर निकलना प्रीफर नहीं करेंगे। प्रोकास्टिनेशन की हैबिट रहती है, गोइंग थ्रू द इमोशनल इलनेस। क्योंकि ओवर एक्टिविटी नहीं है, यू आर नॉट प्रोएक्टिव। द पर्सन हु लेट्स प्रोएक्टिव इज नॉट अ प्रोएक्टिव, इज गोइंग थ्रू द प्रोकास्टिनेशन। तीसरा चीज़ होता है कि ही हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। वो विजुअल वर्ल्ड में ज़्यादा रहना चाहती है, वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा रहना चाहता है। इस व्यक्ति का 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम रहता है मोबाइल पर। सोशल मीडिया पर रहेगा, नेटफ्लिक्स पर रहेगा, यूट्यूब पर रहेगा, दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करेगा, दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन, पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं रहेगा। लोगों से संवाद करने से ज़्यादा, लोगों से मिलने से ज़्यादा, उस स्थान पे जाने से ज़्यादा वो उस स्थान को वर्चुअल रूप में देखना चाहता है। मान लीजिए मुझे ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, मेरी ट्रैवलिंग हॉबी है, मैं पूरा समय सिर्फ यूट्यूब पे देखूंगा कि कहाँ पे अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पे घूमने के लिए जा सकते, पर मैं जाने का मैं परिश्रम नहीं लूँगा, मैं उठने का परिश्रम नहीं लूँगा मैं। तो ये इंसान वर्चुअल वर्ल्ड में जीता है, इसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड से ये दूर दूर रहता है। अगला चीज़ आता है कि इंसान कोई भी चीज़ को ये अधूरे में छोड़ देता है, ही लिव्स हाफ वे। कोई भी चीज़ को आप ये जिम लगाएगा, जिम में के बाद कुछ दिनों के बाद छोड़ देगा। योगा लगाएगा, 2 दिन आएगा, 2 दिन के बाद नहीं आएगा। ध्यान करेगा 2 दिन, 2 दिन के बाद नहीं करेगा। मेंटल इज इमोशनल इलनेस। किताब खरीद कर लेकर आएगा, 2 पन्ने पढ़ा, बाद में वापस वो अलमारी में चली गई। नया कपड़ा खरीद के लेकर आया, 2 दिन पहना, बाद में साल भर उसे देखा भी नहीं। इमोशनल इलनेस। आपके अंदर कंसिस्टेंसी ही नहीं रहती है। आप हर चीज़ को बड़े जोश से शुरू करते हैं। कोई व्यापार शुरू करना है, कोई स्टार्टअप शुरू करना है, शुरू तो कर दिया, हाफ में आपने बंद कर दिया। इमोशनल इलनेस। और फिर आप उस चीज़ को अपने दिमाग में बार बार डाल देते हैं कि मैं कोई भी चीज़ शुरू करता हूँ, मैं इसे पूरा नहीं कर पाता हूँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। और इसी चीज़ का फ़ायदा हर दूसरा कोई व्यक्ति लेता है आपसे, क्योंकि आपके अंदर इम्पल्सिव बाइंग नेचर है। और इम्पल्सिव बाइंग नेचर वजह से आपको कुछ फ़ायदा नहीं, तो सामने वाले व्यक्ति आपका गैर फायदा उठा लेता है। अगली चीज़ आती है, ये इंसान हमेशा कंप्लेन करता रहेगा, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से हमेशा ब्लेम करेगा, हमेशा क्रिटिसाइज करेगा, ये हमेशा झूठ बोलेगा और हर अपनी बातों को छुपाएगा, क्योंकि ये इमोशनल इलनेस से बीमार है। एक सकारात्मक व्यक्ति, एक पॉजिटिव व्यक्ति कभी भी ये सब चीज़ें नहीं करेगा। दूसरों की निंदा करना, झूठ बोलना, गॉसिपिंग करना, ब्लेम करना, कंप्लेन करना, जो व्यक्ति इमोशनल इलनेस से गुजर रहा वही करता है। उसी आनंद आता है, ऐसी बात नहीं कि वो बीमार है वो, और बीमार व्यक्ति को आनंद इस बात, वही चीज़ उसको दे रहा है, वो इसको खुराक है। वो अपनी कमियों को दूसरों की निंदा करके छुपाएगा, दूसरों की कमियां ढूंढने में अपना पूरा समय लगा देगा। कोई काम नहीं हो पा रहा, उसके 10 कारण बताएगा क्यों नहीं हो पा रहा है। वही कारण नहीं बता सकता कि मैं क्यों, कैसे कर सकता हूँ। छोटी सी कोई अपसेट हो जाए, छोटी सी घटना घट जाए जिसमें उसे असफलता मिली, उसको लेकर वो पूरी तरह से नदारद हो जाएगा समाज से। असफलता मिलती, जब आपको असफलता मिलती है तब, जिसे कहते हैं फेलियर्स, तो आपको मजबूत बनाने के लिए आता है, आपकी कमियां बताने के लिए आता है। मैं कहाँ पे गलत था, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए।
आपको तोड़ने के लिए कोई शक्ति अब तक पैदा नहीं हो कि आपको कोई तोड़ दे। पर आप जो वो पैटर्न को समझ नहीं पाते कि मैं जो निंदा कर रहा हूँ, जो मैं झूठ बोल रहा हूँ, जो मैं आरोप लगा रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक इमोशनल इलनेस से गुजर रहा हूँ। तब तक वो गलतियाँ की पुनरावृत्ति होती रहती है। छठा और लास्ट सिम्टम, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर ले, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से, यहाँ तक मोबाइल में भी इच्छा नहीं, खाने पीने में इच्छा नहीं, लोगों से मिलने की इच्छा नहीं, बात करने की इच्छा नहीं, ऑफिस में जाने की इच्छा नहीं है, स्कूल में जाने की इच्छा नहीं है, मान लीजिए विद्यार्थी है तो ही हैज़ अ सुसाइडल थॉट और वेरी सीवियर एंड पीक लेवल ऑफ इमोशनल इलनेस। अलार्मिंग है, ये अलार्मिंग है। और ये चीज़ होती है 21 डेज टू 45 डेज के बीच में, जब उसके बाद तो सुसाइड अटेम्प्ट करता है वो। और हम समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं कि व्यक्ति आपसे बात नहीं करना चाहता, रूठ गया है, नाराज है। ऐसी बात नहीं, वो सुसाइडल थॉट्स उसके मन में शुरू हो चुका है। आत्महत्या कैसे करे, अकेले करे कि परिवार को लेकर करे। और हर दिन ऐसा आप न्यूज़पेपर खोले, ऐसा कोई दिन जाएगा नहीं जहाँ पे आपने आत्महत्या की कोई न्यूज़ नहीं पढ़ा हो। पहले के समय पे जो लोग आत्महत्या करते वो अकेले करते थे, पर अभी जो करते हैं वो अकेले नहीं करते हैं, वो अपने परिवार को लेकर करते हैं। तमाम केसेस हैं, पत्नी को जहर दिया, दोनों बच्चों को जहर दिया, फिर मारा। आप मानसिक रोगी थे, आप इलनेस से गुजर रहे थे, आपके परिवार में कोई और तो नहीं था ना, आपकी पत्नी नहीं थी, आपके बच्चे नहीं थे, आपके माँ बाप नहीं थे, फिर आपने उसमें क्यों शामिल किया? इसे इसलिए कहा जाता है इमोशनल इलनेस का व्यक्ति न केवल खुद बीमार होता है, वो दूसरों को भी बीमार कर देता है। यदि हमने उसे आज सिम्टम को नहीं समझा, अगर हमने आज उसके रेमेडी पे नहीं समझा, तो हो सकता है वही इमोशनल इलनेस का व्यक्ति हमारे घर में आज मौजूद हो और उसकी वजह से पूरा परिवार तकलीफ में आता है। तो उसके संकेतों को समझने की आशा डाले कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। लोग कहते हैं उसका ब्रेकअप हुआ इसलिए तनाव में गया, उसका रिलेशनशिप इशू इसलिए तनाव में गया, वो फाइनेंशियली बैंकरप्ट हुआ इसलिए तनाव में गया। हो सकता है, पर 45 दिन तक या 21 दिन तक आप पूरी तरह से क्वारंटाइन हो जाते हैं, सेल्फ आइसोलेटेड हो जाते हैं, तो ये गंभीर विषय है, क्योंकि वो आत्महत्या के प्रति वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए हर एक घंटे पर एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। और भारत को पूरे विश्व में आत्महत्या की राजधानी कहा जाता है। इट कैपिटल सिटी ऑफ सुसाइड इन द एंटायर वर्ल्ड, हमारा भारत है। अब इसके कारण क्या है इमोशनल इलनेस के? सबसे पहला कारण होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा। बचपन में से माता का प्रेम नहीं मिला या पिता का प्रेम नहीं मिला, या तो दोनों डाइवोर्स हो गए, ब्रेकअप हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो अधूरा प्यार मिलना, जो कि बच्चे को 16 साल या 18 साल की उम्र तक मिलना चाहिए माता पिता से। कई बार हम लोग उनको समय नहीं दे पाते हैं। हम अपने एसेट्स को जमा करने में इतना समय लगा देते हैं, इतने मशरूफ़ हो जाते हैं कि हम अपना मुख्य एसेट को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। हर परिवार का, हर माता पिता का, अगर आप विवाहित हो और अगर आपके पास संतान है, तो आपका पहला सबसे प्रमुख एसेट आपके संतान है। अगर आपने उसके बारे में केयर नहीं किया, अगर आपने उसे डे केयर में रख के चले गए, तो आगे वाले समय पर अगर वो मेंटली रिटार्डेड सेंटर में जाता है या वो सिगरेट्स पीता है या स्मोकिंग पीता है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हमने उसे बचपन से डे केयर की आदत डाल दिया है। हस्बैंड शुड वर्क, वाइफ शुड वर्क, होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, फाइनेंशियली आत्मनिर्भर होना चाहिए। पर यदि आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं तो संतान को इस दुनिया में लाने की क्या ज़रूरत है? फिर आपको, आप अपनी ज़िंदगी जिए, आखिरी समय तक जिए, खुश होकर जिए, पर किसी तीसरे व्यक्ति के जीवन को ख़राब करने का आपको कोई भी हक नहीं है। आज जब हम लोग केसेस को लामा फेरा मोनेस्ट्री में हैंडल करते हैं, तो उसमें 50% ज़्यादा केसेस है जिसमें बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, उसकी एकाग्रता शक्ति कम है, कंसंट्रेशन लेवल कम है, या माता पिता के साथ वाद विवाद होता है, वायलेंट होता है, या किसी गलत एडिक्शन में पड़ गया है 14-15 साल की उम्र में। तो पहला चीज़ जो हम लोगों को सर्वे में पता चलता है कि इसे माता पिता का संपूर्ण प्रेम मिला ही नहीं। खाने के टेबल पे बैठे हैं, माता पिता मोबाइल पे हैं, होटल में जा रहे तो मम्मी पापा मोबाइल पे हैं, घर में अगर डिस्कशन भी हो रहा था या तो रिश्तेदार की हो रही है, या तो पड़ोसी की हो रही है, तो ऑफिस की हो रही है। आप बच्चों के साथ क्या डिस्कशन कर रहे हैं, उनके स्कूल में क्या हो रहा है, आपको क्या पता चल रहा है? कुछ भी नहीं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं उस चीज़ में। आप केवल फीस दे रहे हैं महंगी, आप केवल ट्यूशन महंगा लगा रहे हैं उसे, और आप सोचते हैं आई एम गिविंग द बेस्ट। यू आर नॉट गिविंग द बेस्ट।
यू आर गिविंग वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, वन ऑफ द बेस्ट, नॉट द बेस्ट। अगर उसका चरित्र का निर्माण करना हो तो आपको उसमें संपूर्ण रूप से जाना, उसके साथ मिलना पड़ता है। अदरवाइज वो इमोशनल सिकनेस से गुजर रहा है आपका संतान। दूसरा कारण होता है कि वो कोई गलत निर्णय ले लेता है पास्ट में। मान लीजिए कि मुझे मेडिकल में जाना है पर मैंने गलत निर्णय लेके मैं इंजीनियरिंग में चले गया, तो मैं मेंटल ट्रॉमा से जाऊँगा, मैं इमोशनल सिकनेस जाऊँगा, मुझे पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। हो सकता है मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फेल होना शुरू हो जाऊँ। मुझे शादी नहीं करनी थी, फिर भी मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। मुझे नौकरी नहीं छोड़नी थी, व्यापार नहीं करना था, फिर भी मित्रों के भाव में आके या दूसरे व्यक्ति की गलत सलाह की वजह से मैं बिजनेस में आ गया, गलत निर्णय लिया। द रॉन्ग डिसीजन टेकन इन द पास्ट लीड्स टू द इमोशनल सिकनेस। जो गलत निर्णय लेते हैं पास्ट में, उसके से हम लोग सिकनेस में जाते हैं, इमोशनल सिकनेस में। तीसरी चीज़ आती है ब्रेकअप, डाइवोर्स, जिसे हम लोग पचा ही नहीं पाते हैं उस व्यक्ति के साथ। कोई व्यक्ति आपके साथ 3 साल 7 साल रहा हो और आपके साथ अचानक किसी न किसी मुद्दे पर कारण से वो अलग हो गया हो, आप वो चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, फिर आप इमोशनल सिकनेस से गुजरते हैं। कुछ लोग कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल तक, या कभी उस चीज़ को भूल ही नहीं पाते हैं और उस चीज़ की पुनरावृत्ति फिर से होती रहती है। ब्रेकअप, डाइवोर्स, ब्रेकअप, डाइवोर्स, ब्रेकअप, डाइवोर्स। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बेहद प्रेम करते थे, बेहद मोहब्बत करते थे, पर आपकी दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में, इज़ नो मोर। और जब उसकी मृत्यु होती है तब आप इमोशनल सिकनेस में जाते हैं, क्योंकि आप अपना सब कुछ उस पर निर्भर था। आपकी सारी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सब कुछ आप उसके साथ शेयर करते थे। आप किसके साथ करेंगे? आपका भरोसा उठ जाता है ईश्वर पर से, परिस्थिति पर से, लोगों पर से, और आप उसकी याद में पूरा जीवन काटने की कोशिश करते हैं। आप इमोशनल इलनेस से गुजरना शुरू कर दिए हैं। अगला चीज़ आता है कि आप का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। आप लोन लेते हैं, एक लोन को क्लियर करने के लिए फिर से दूसरा लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के उलझन में आप फंस जाते हैं, फिर आप इंटरेस्ट रेट भरते रहते हैं। इमोशनल इलनेस आप गुजरना शुरू कर देते हैं। जब आपको पता है कि मेरी इनकम इतना है, मुझे उसमें से 20% सेविंग करना चाहिए और बाकी के 80% में पूरा घर फाइनेंस मैनेज करना चाहिए, और वहीं पे हम गलती करते हैं। हम 20% सेविंग तो छोड़कर हम 20% लोन और ले लेते हैं। और जब हम लोग फाइनेंशियल क्रंचेस में फंसते हैं तब हम लोग, हमारे पास एक जो सरल और आसानी से क्विट करने की पद्धति होती है वो कि सुसाइड कर ले। क्यों कर ले सुसाइड? कितने सारे लोग बैंकरप्ट हुए, वो हिंदुस्तान के बाहर चले गए, पर कम से कम सुसाइड तो नहीं किया उन्होंने। गलतियां हमारी हुई है, सज़ा भी हमें भुगतना है, पर हमारी सज़ा किसी और के लिए, और के ऊपर ये बहुत बड़ा लायबिलिटी न बन जाना चाहिए। अगली चीज़ होती है कि आप किसी क्रॉनिक इलनेस से गुजर रहे हैं, आप ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, डॉक्टर आपसे कह देता है, डॉक्टर के लिए बहुत सरल होता है कहना कि ये आप नहीं बचोगे, ये आपका लास्ट स्टेज है। कई बार हम लोग भगवान की तरह बिहेव करते हैं। चलिए मान लीजिए कि व्यक्ति को 4th स्टेज ऑफ कैंसर है, व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, पर आप इतना ब्लंटली जब आप उसे बता सकते हैं तो वो इंसान सुसाइड नहीं करेगा। फिर क्या करेगा व्यक्ति पहले मेंटल इलनेस से गुजरने था, वो मेंटल इलनेस से गुजरता है। आप उसे कहते हैं आपको डायबिटीज़ हुआ है, आपके परिवार में लोगों को डायबिटीज़ था, आपको ये दवा लेनी पड़ेगी लाइफ टाइम। क्यों कहा आपने ये सब बातें उससे? जब कोई चीज़ नेगेटिव उसे डाले तो मेंटल इलनेस से गुजरना शुरू कर देता है। कोई भी आप क्रॉनिक हेल्थ हो, उसे आप ये कहिए कि ये ठीक होने की संभावना है, ईश्वर है, लोग ठीक होते हैं, चमत्कार होते हैं। एक डॉक्टर का अर्थ सिर्फ दवा देना नहीं है, तो डॉक्टर का अर्थ होता है इंसान के अंदर उसकी आत्मा को जीवित रखना, मरने के बाद भी जीवित रखना। ये डॉक्टर का परम धर्म है। जीते जी अगर आप उसकी आत्मा को मार देते हो तो आप डॉक्टर है ही नहीं। आपके पास कोई भी डिग्री हो सकती है, आप डॉक्टर नहीं है, आप केवल एक व्यापारी हैं। व्यक्ति को अगर पॉजिटिव होप्स दिए जाएं, सेलुलर चेंजेस होना शुरू होते हैं। ऐसे नहीं, अनगिनत कहानियाँ हैं, अनगिनत रियल लाइफ स्टोरीज हैं कि जहाँ पे व्यक्ति बाहर निकला है, अपनी बीमारी को ठीक किया है। उसकी भावनाओं को कद्र करें, उसे इलनेस ना होने दें। कई बार वो व्यक्ति जीने की आशा तो छोड़ देता है, पर जाते समय
वो गलत तरीके से मृत्यु को स्वीकार करता है। अगला चीज़ होता है कि जब आपकी लाइफ इनडिसिप्लिन हो जाती है तब हम लोग मेंटल इलनेस से शुरू हो जाते हैं। इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल का अर्थ होता है कि आप की लाइफ में कोई उमंग ही नहीं, कोई उत्साह ही नहीं है। आज का दिन आपका कल के जैसा दिन है। योर टुडे इज़ जस्ट अ रिप्लिका ऑफ यस्टरडे। लोग कैलेंडर में तारीख चेंज हो चुकी है, पर आज का दिन केवल कल का प्रतिबिंब है। कल भी आप लेट उठे थे, अभी आज भी लेट उठे। कल भी आपने उठने के बाद नाश्ता नहीं किया, आज भी आपने नाश्ता नहीं किया। आपने डायरेक्ट सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर खाना शुरू कर दिए। आपको जो लंच लेना चाहिए था 11 बजे, आप वो लंच ले रहे हो 3 बजे। रात में आपको सोने का समय है, पर आप सोने के टाइम पर आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। मतलब जो कुछ आपने कल किया तो सेम चीज़ आप कर रहे हैं। आपके जीवन में परिवर्तन कहाँ से आएगा? आप इमोशनल सिकनेस से गुजरना शुरू कर देंगे। आप उसके अंदर ही परिवर्तन चाहिए। केवल 1% भी अगर आप बदलाव ला रहे हैं तब जाके आपके जीवन में बदलाव आएगा। कितना भी मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ लीजिए, कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, कितना भी यूट्यूब देख लीजिए, जब तक आप उससे हैबिट्स में कन्वर्ट नहीं करते, आपके हैबिट्स में बदलाव नहीं आता है, तब तक हम मेंटल इलनेस से बाहर निकल नहीं सकते। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट से अफर्मेशंस आपके लाइफ में बदलाव नहीं होगा जब तक आप स्वयं एक एक्शन नहीं लेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है। अफर्मेशन कैन नॉट चेंज योर लाइफ अंटिल अनलेस योर हैबिट चेंजेस। छोटा सा हैबिट, आज से मैंने शुगर खाना छोड़ दिया, शक्कर खाना छोड़ दिया, लेकर देखिए 7 दिन आपका विल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टाइम्स। स्वास्थ्य तो अच्छा होगा, विल पावर बढ़ेगा। आज से मैंने सुबह 6 के पहले स्नान करना शुरू कर दिया, देखिए आपका विल पावर 10 टाइम्स बढ़ जाता है। आपको किसी धागे ताबिज की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मेंटर या कोच की ज़रूरत नहीं है। पर हैबिट्स हम चेंज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में जीने की आदत पड़ चुकी है, और वो कंफर्ट जोन हमें इमोशनल सिकनेस की ओर ले जाता है। आवर कंफर्ट जोन लीड्स टू द इमोशनल सिकनेस। अगर आप डरते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का कारण है कि आप इमोशनली सिकनेस से गुजर रहे हैं। तो ये हुआ उसके कारण इमोशनल सिकनेस क्यों होता है। अब आते हैं इसको रेमेडी, लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। देखिए, जब आप किसी भी हेल्थ इश्यूज़ को, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, जब उसको टैकल करना चाहते हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। हॉलिस्टिक मतलब उसमें कई चीज़ें एडेड होती हैं, कंप्लीट पैकेज होता है इसमें। केवल मैं ये कहूँ कि ध्यान करो और आप इमोशनल इलनेस से बाहर निकलेंगे, मैं गलत हूँ। मैं कोई कहूँ कि आप सिर्फ योगा करो और आप इमोशनल इलनेस से बाहर निकल जाएंगे, मैं गलत हूँ। मैं कहता हूँ आप नेचुरोपैथी डाइट इस्तेमाल कीजिए, आप अपना डाइट प्लान चेंज कीजिए, आप उससे 100% ठीक हो जाएंगे, मैं गलत हूँ। फिर सही क्या है? सही ये है कि अगर मैं सभी को कंबाइन करके पूरी तरह से अपने जीवन में उतारूं तो इमोशनल सिकनेस से मैं 101% 90 डेज़ के अंदर निकल जाऊंगा। 21 डेज से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है, विद इन 21 डेज़। और 90 डेज़ में आप कंप्लीटली बाहर हो जाते हैं। देयर विल नॉट बी इवन अ सिंगल % ट्रेस ऑफ द इमोशनल सिकनेस। तो सबसे पहला चीज़ होता है डाइट। अगर डाइट को फॉलो नहीं किया तो योगा मेडिटेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। पहला चीज़ होता है डाइट। कितना भी आपको इमोशनल सिकनेस हो, कितना भी आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, कितना भी आपको फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ हो, शुरुआत आप डाइट से कीजिए। फॉरगेट अबाउट व्हाट मेडिसिन यूर टेकिंग। आप जो भी दवा ले रहे हैं लेते रहिए विद कंप्लीट रिस्पेक्ट एंड द फेथ इन द मेडिसिन, पर अपने डाइट में चेंज कीजिए। अब पहला डाइट होता है 16 आवर फास्टिंग। उसमें भी 3 टिप्स मैं आपको दूंगा डाइट में। 16 आवर फास्टिंग मतलब होता है अगर आपने शाम में 7 बजे अगर आपने डिनर किया है तो नेक्स्ट डे आप उससे करीब 11 बजे आप सुबह लंच लेंगे। 16 घंटे का फास्टिंग होना ज़रूरी है। 7 बजे शाम में अगर आप डिनर करते हैं तो दूसरे दिन 11 बजे सुबह आपका लंच का टाइम होता है, फिर आपका डिनर का टाइम 7 बजे। तो आपका विंडो जो होता है खाने पीने का वो 11 बजे सुबह और 7 बजे शाम में। 16 घंटे का अगर आप फास्टिंग करते हैं जिसमें आप केवल लिक्विड ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, तो आपकी 80% से ज़्यादा बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर इश्यूज़, डायबिटीज़, सब कुछ अपने आप कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है क्योंकि आपका फास्टिंग शुरू हो गया है और हर दिन आप फास्टिंग कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में क्या ले सकते हैं आप? सुबह लंच के पहले तो फल ले सकते हैं जिसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है। लंच में क्या ले सकते हैं आप? भरपेट खाना खा सकते हैं, पर नॉनवेज को आप कट कीजिए।
नॉनवेज, शक्कर, आयोडाइज नमक, इसको कट होना चाहिए। आप जितना शक्कर को जीरो कर देंगे, मैदा को जीरो कर देंगे, दूध को कम कर देंगे, अपने आप आपका स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू कर देगा। रात का डिनर आप जितना हल्का हो उतना अच्छा। खिचड़ी ले रहे हैं, दलिया ले रहे हैं, सूप ले रहे हैं, सलाद ले रहे हैं, स्प्राउट्स ले रहे हैं, ये आपका शाम का डिनर होना चाहिए। आपका फूड क्रेविंग अपने आप बंद हो जाएगा, ओवर ईटिंग अपने आप बंद है। कोई भी आपको महंगे वर्कशॉप लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार बस ये 3 टिप्स बताने के लिए आप हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं समझने के लिए कि दिस इज़ अ नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी बस 3 पॉइंट में ही समझा जा सकता है। 16 आवर फास्टिंग, लंच आप लीजिए 11 बजे और डिनर 7 बजे। शाकाहार भोजन करें, शक्कर को ज़ीरो कर दीजिए, नमक को ज़ीरो कर दीजिए। आप उसकी जगह पर रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक ले सकते हैं। दूध की मात्रा एकदम कम कर दें, मैदा ज़ीरो कर दीजिए। देखिए आपका शरीर कैसा इतना सुंदर बनता है। और नॉनवेज से बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नेचुरोपैथी बस इसी 3 ही पॉइंट्स में डिफाइंड है। किसी भी अलग से कोई पंचकर्मा या किसी और चीज़ की सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर आपका डाइट चेंज हो गया तो आपकी बॉडी अपने आप डिटॉक्स हो जाएगी। 21 डेज लगता है, पर 21 डेज के बाद आपसे ज़्यादा एनर्जेटिक व्यक्ति पूरे घर में कोई नहीं रहेगा। करके देख सकते हैं। दूसरा चीज़ आता है योगा। योगा 20 मिनट मेरा होना ही चाहिए। कब होना चाहिए? सूर्योदय से पहले। हम लोग योगा कब करते हैं? एज़ पर द जिम टाइम। दोपहर में कर लिया, शाम को कर लिया, 4 बजे कर लिया, रात में कर लिया। आपको कुछ फ़ायदा होता नहीं है। जिम वाले को ज़रूर फ़ायदा होता है, योगा सेंटर ज़रूर फ़ायदा होता है, क्योंकि उनका व्यापार चलता है, उससे उनका बिजनेस चलता है। आपको कुछ नहीं होता है। सूर्योदय से पहले करना है तो योगा सुबह का समय होता है, 6 AM to 7 AM के बीच में। सूर्य नमस्कार कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, चक्रा के योगास होते हैं। और उसके बाद फिर 20 मिनट का ध्यान कर लीजिए। 20 मिनट योगा, 20 मिनट ध्यान, 6 से 7 के बीच में। हम लोग सेंटर में लम क्रिया ध्यान सिखाते हैं। ये लम क्रिया ध्यान से कंप्लीटली चक्रास बैलेंस होते हैं, मन शांत होता है, फोकस्ड होता है। आप अपने विश्व की अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। आपके पास एक जीवन का लक्ष्य आपको मिल जाता है। तो अगर चक्रा के योगास कर लिए, हमारे चक्रास के प्लस लम क्रिया ध्यान कर लिया, तो दिन की शुरुआत ऐसी होगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरा दिन स्फूर्ति, पूरा दिन एक्टिवनेस, कोई कमजोरी नहीं, कोई बदन में दर्द नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई दोपहर में नींद नहीं, कोई आलस्य नहीं। तो डाइट प्लान में चेंज किया, योगा 20 मिनट ऐड किया, 20 मिनट लम क्रिया ध्यान मेडिटेशन ऐड कर दिया। अब लास्ट में क्या बचा? लास्ट में एक ऐसी चीज़ बची जिसकी ज़रूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। कहते हैं कि अगर ये चौथा चीज़ आपने नहीं किया तो मैंने कितना भी डाइट चेंज किया हो या योगा कर रहा हूँ, मेडिटेशन, तो उसका रिजल्ट 50% से ऊपर नहीं होगा। होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, 50% से ऊपर नहीं होगा। और वो 50% क्या है? 4th पॉइंट है 50%, जो कि केवल 10% लोग ही करते हैं। और वो 50% है चैरिटी। जब हम लोग मंदिर में जाते हैं, कोई पैसा देते हैं, उसे कहते हैं डोनेशन। आपको ईश्वर के प्रति भक्ति है, ईश्वर को आभार प्रकट करना चाहते हैं, करना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, उसे कहते हैं डोनेशन। मंदिर का निर्माण होना चाहिए, वहाँ पे अन्नदान होता है, वहाँ पे प्रीस्ट काम करते हैं, सबका मैनेजमेंट चलता है। आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। पर जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो है चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है सामाजिक जिम्मेदारी। 10% ऑफ योर इनकम एंड 10% ऑफ योर टाइम शुड बी डोनेटेड टू ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज एंड गौशाला। ये 3 चीज़ पर अगर आपका ध्यान जाता है, आपको यहाँ से आशीर्वाद मिलना शुरू होता है, ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होते हैं। कभी आपको राह चलते हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी आपका एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ ब्लेसिंग्स जुड़ चुका होता है। आप कितना भी क्रॉनिक बीमारी आप ICU से बाहर निकल कर आएंगे, कभी भी आपके पैसे का लॉस आपको नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कहीं जगह नुकसान भी होता है, वो कहीं और ईश्वर दिला देता है, क्योंकि आपके साथ ब्लेसिंग जुड़ जाता है। कई बार आपने सुना भी होगा पेपर में, कोई व्यक्ति योगा कर रहा था, ध्यान कर रहा था, फिर भी वो कम उम्र में उसे हार्ट अटैक आ गया। कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स की कमी रहती है, आशीर्वाद की कमी रहती है। तो 10% ऑफ योर टाइम, 10% अपने समय का पूरे महीने में, और 10% अपने इनकम का, बिना किसी तारीख को डिले किए, चाहे 30 तारीख पकड़िए, चाहे 1 तारीख पकड़िए, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम या तो गौशाला, या इन तीनों में अलग अलग भाग में विभाजित करके
डोनेशन कीजिए, चैरिटी कीजिए, और ये अपने अंतिम समय तक कीजिए। आपको ना कभी मेंटल इश्यूज़ आएंगे, ना कभी हेल्थ इश्यूज़ होगा, ना कभी इमोशनल इश्यूज़ होगा, क्योंकि आप एक ऐसा कार्य करें जो ईश्वर कार्य करता है। जब ईश्वर का आप कार्य करते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब आप मेरा कार्य करते हो तो मैं आपका कार्य करता हूँ। तो जब आप ईश्वर का ही कार्य कर रहे हो सामाजिक जिम्मेदारी उठाकर, तो पूरी कुदरत आपके साथ जुड़ जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी और आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है। आपके विश अपने आप मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। कोई चीज़ विजुलाइज करके, अफर्मेशन देके किसी चीज़ को आप आकर्षित नहीं कर सकते। कोई स्पेलिंग बदल कर, कोई नाम बदल कर, घर में कोई यंत्र लगाकर, कोई डायरेक्शन चेंज करके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। करके देखना तो करके देख सकते हैं प्रयोग, पर अगर आप किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में बदलाव आता है। आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, कोई सब्जी भाजी ले रहे हैं, तो 5 रुपये 10 रुपये के लिए बार्गेनिंग मत कीजिए। 5 या 10 रुपये से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, पर आशीर्वाद चाहिए तो उसे 5 रुपये ज़्यादा देकर आइए। ऑटो से उतर रहे हैं, उसे 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा दीजिए। खाने के टेबल से खाकर उठ रहे हैं, उसे 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा दीजिए। कुछ गलत नहीं होता है, वो व्यक्ति आपको आशीर्वाद देता है, यहाँ से आशीर्वाद निकलता है। वो कोई योगा से, कोई मेडिटेशन से, कोई डाइट से वो चीज़ नहीं ला सकते हैं। चैरिटी हैज़ टू बी डन विद द ग्रेटिट्यूड, चैरिटी हैज़ टू बी डन होल हार्टेडली, तभी जाकर चैरिटी होता है। तो सुबह के सेशन जो हम लोग लेते हैं जूम सेशन में, तो लोग पूछते हैं कि जूम सेशन में इमोशनल इलनेस को कैसे टैकल करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। उसमें वास्तव में योगा सुबह कराया जाता है 20 मिनट, 20 मिनट प्राणायाम, 20 मिनट मेडिटेशन, पूरे 60 मिनट का सेशन होता है सुबह 6 से 7। और इस जूम सेशन में डिस्टेंस हीलिंग दी जाती है, आपके लिए प्रार्थना और प्रेयर की जाती है, सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए, जीवन का लक्ष्य पाने के लिए, आपको ईश्वर का और कुदरत का आशीर्वाद मिलने के लिए, आपको एक राह दिखने के लिए। और जब सुपरविजन रहता है तब आपकी आदत छूटती नहीं है। आप सुबह उठते हो, जूम सेशन पे आप आते हो, दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे रहो, अपने कंफर्ट के लेवल के हिसाब से आपके अंदर एक नई हैबिट का निर्माण शुरू होता है कि हाँ, मुझे 6 बजे सेशन में बैठना है। और ये जब नया हैबिट के पैटर्न शुरुआत होते हैं तब आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। अपने आप आपके क्रॉनिक इलनेस अपने आप कम होना शुरू हो जाते हैं। इमोशनल इलनेस आप पूरी तरह से 90 डेज में 101% बाहर हो जाते हैं। एक भी दिन की इसमें छुट्टी मत लीजिए, गैप मत लीजिए। मंडे टू फ्राइडे हम सेशन लेते हैं जूम पर, सैटरडे संडे आप अपने घर पे कैसे करना है वो सिखा देते हैं। पर आपका जीवन इतना सुंदर हो जाता है कि आप अपने लिए केवल 1 घंटा निकालिए 24 घंटे में से, केवल 1 घंटा। उस 1 घंटे में आपका जीवन अद्भुत बदलाव आता है, अद्भुत। 7 घंटे की नींद पर्याप्त है आपके लिए, 7 घंटे से कम नहीं, 7 घंटे से ज़्यादा नहीं। तो जब तक आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं, आपका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं अच्छा रह सकता है। और जब आपके ऊपर कोई सुपरविजन रहता है, आपको गाइडेंस दिया जाता है, तब आपका मनोबल भी रहता है, आप कहीं भी भटकते नहीं हो। किसी ने कह दिया कि मुझे पैसे की समस्या, कोई कहेगा आपको सिट्रिन पहन लीजिए, तो कोई कहेगा आप ये टोपास पहन लीजिए, कोई कहेगा पुष्कराज पहन लीजिए, कोई कहेगा सातमुखी रुद्राक्ष पहन लो। हर व्यक्ति का इस सब चीज़ से पूर्ण होता है। पर कभी अपने आप से सोचा है कि मैं इसकी परीक्षण कैसे लूँ, मैं कि मुझ पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हर मध्यम वर्गीय एक अप एंड डाउन से, इमोशनल इशू से गुजरता है, वैसे मैं भी गुजर चुका हूँ। मैं भी इन सब चीज़ों का प्रयोग कर चुका हूँ अपने जीवन में, और उन सब के आधार पर अनुभव से ही मैं बता सकता हूँ सब चीज़ें हमारे जीवन में काम नहीं करती है। एक केवल कॉन्शियस लेवल पर कुछ दिनों तक तात्कालिक आपको केवल एक सकारात्मक वातावरण तैयार करती है कि हाँ, मैंने कुछ तो लिया है, इसलिए मेरे जीवन बदला गया। मैंने अपने घर में यंत्र लगाया तो घर का वास्तु अच्छा होगा। वास्तव में बदलाव तब आता है जब आपके हैबिट्स में बदलाव आता है। कुछ लोग कहेंगे कि ये चीज़ आप पहन लीजिए, 30 दिन का मनी बैक गारंटी है, ठीक नहीं हुआ तो वापस कर दीजिए। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल रहा है। आप कोई भी क्रिस्टल, कोई भी ब्रेसलेट, कोई भी जेमस्टोन पहनिए, कोई भी रुद्राक्ष माला पहनिए, कोई भी रिचुअल्स कीजिए, पर ये चीज़ ध्यान में रखें, क्या वो करने के बाद क्या आप सुबह 5 बजे उठ सकते हैं प्रतिदिन? क्या आप सुबह 6 के पहले स्नान कर सकते हैं? क्या आप 10 बजे रात में सो सकते हैं? क्या आपका स्क्रीन टाइम 1 घंटे के अंदर का आ सकता है?
अगर वो सब पहनने के बाद ये सब बदलाव आ रहा है तो शायद आप जो चीज़ भी लिया आपने एकदम परख के लिया है, एकदम सही चीज़ है, उस पर कोई मुझे आपत्ति नहीं, कोई प्रश्न नहीं है, फिर आप जो करें बराबर। पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जैसा क्रोध आपका था वैसे अभी भी क्रोध है, जैसा आप दूसरों पे संशय करते तो वैसा अभी भी संशय करें, जैसे आप दूसरों की निंदा करते तभी करें। तो आपने इतने सारे जगहों पे पैसा और समय क्यों खराब कर रहे हैं? केवल इसलिए क्योंकि वो हमको एक कंफर्ट जोन में रख रहा है, क्योंकि एक लेथार्जिक मोड पे हमको रख रहा है। वो कहीं भी परिश्रम का मोड नहीं बताया जा रहा है कि आप ये मेहनत करो, ये परिश्रम करो। तो अगर इमोशनल सिकनेस अगर हम गुजरते हैं तो इसका कारण बाहरी नहीं है, हम स्वयं हैं। हमने क्या निर्णय लिया है अपने जीवन को बदलने के लिए। तो अपने जीवन को बदलाव लाना है तो अपने हैबिट्स में सुधार करना पड़ेगा। लामा फेरा मोनेस्ट्री इसी हीलिंग की जो हीलिंग दी जाती है, तो हीलिंग पर भी हम लोग किसी को भी इस पर निर्भर नहीं करते हैं कि आप इसे प्रतिदिन लामा फेरा हीलिंग लीजिए। यदि मैंने भी आपको हीलिंग पे निर्भर कर दिया कि आप सीखो, आप हीलिंग लो, तो शायद मैं भी गलत प्रचार कर रहा हूँ हीलिंग का। मैं आपको अगर कोई चीज़ पे निर्भर बताता हूँ कि आप ये चीज़ करो, तो वह है आपका डाइट चेंज, वो है आपका योगा करने का विधि, ध्यान करने की विधि और सामाजिक जिम्मेदारी करने की विधि। 4 स्तंभ होते हैं, इस 4 स्तंभ पे आप जिम्मेदार, इस पे आप निर्भर रहिए। इसका ही निर्माण लामा फेरा मोनेस्ट्री कराती है। जय हिंद।